हुआ कि बिहार के सदर हरदिल अजीज़ मेहनती जुझारू जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, हमारे ज़िला के सदर बिहार की किशनगंज के जनाब इसाक साहब, और अभी हमारी पार्टी में शामिल हुए पूर्व एमएलए जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब, और हमारे यहाँ मौजूद जितने भी दीगर बिहार से आए हुए हमारे एमआईएम के जुझारू साथी। बड़ी खुशी की बात है कि आज एमआईएम के चमन में एक फूल और खिला और हमारे रुकनुद्दीन साहब पूरी ताकत और तवानाई के साथ इस पार्टी में शामिल हुए हैं। मेरी नेक तमन्ना और दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह इनको इनके मकसद को भी कामयाब करे और पार्टी को भी मजबूत। अब रह गई बात सिर्फ ये है, हम अपने सदर की तरफ से कहते हैं कि एक जमात जब बड़ी होती है, फैलती है, तो उसका एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो हमको कहीं भी जाएं तो ये बात दिखे कि हम एमआईएम के कार्यकर्ता हैं और हम अपने अमीर की अताअत करते हैं, और हम ऐसी जमात के मेंबर हैं जहां हम अपने सदर की, अपने अमीर की बात मानते हैं और एक तहजीब याफ्ता वर्कर हैं। ये हमको साबित करना है, क्योंकि एमआईएम एक सियासी जमात के साथ साथ एक ऐसी जमात है जो एक तहरीक को लेकर चलती है, जिसका मकसद हर दबे कुचले ऐसे कमज़ोर तबके को ऊपर करना और आवाज़ दिल में पैदा करना मकसद है, ना कि किसी बड़े जैसे पीछ पर पीछ नहीं डालना, बल्कि कीच पर पीछ डालने का काम एमआईएम के कार्यकर्ताओं को करना है। इस उम्मीद के साथ कि रुकनुद्दीन साहब हमारी पार्टी को काफ़ी तवानाई होगी और ये हिम्मत से काम करेंगे। मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ। आप दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चाहेंगे हमारे पार्टी के नए सदस्य सैयद रुकनुद्दीन साहब से गुजारिश है तो अपनी बात रखें। रुकनुद्दीन साहब, आज मीटिंग में मौजूद हमारे बिहार के सदर जनाब अब्दुल साहब और यहाँ मौजूद जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, जनाब सैयद मदरुल हसन साहब और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद साहब। मैं आज अपने आप में आप लोग की मौजूदगी में और सभी बिहार की क़यादत में एमआईएम का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। इंशाअल्लाह इस पार्टी के लिए, इस पार्टी की मजबूती के लिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को लेकर, बिहार के सदर अब्दुल रहमान साहब की बातों को लेकर आप तक पहुँचूँगा और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए तहे दिल से जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों की मदद से इस पार्टी को मजबूत करने के लिए जितनी भी ताकत लगेगी कि ये पार्टी सीमांचल में कैसे मजबूत हो वो काम करूँगा। आज यहाँ पर आप सभी लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी अब क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 16 अगस्त को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अलल एलानिया कहा था कि सीमांचल को बंदरों की ज़रूरत नहीं, सीमांचल को अख्तर रहमान साहब जैसी क़यादत की ज़रूरत है। और ये कारवां हम लोग 16 अगस्त से भी उसी दिन मजबूत थे और आज तक मजबूत है, और आमद के आखिरी दिन तक इंशाअल्लाह मजबूत है। ये पार्टी आपकी है, ये जमात आपका है, ये पतंग आपका है, लेकिन जिसके चलते ये पार्टी और बिहार में जिसके चलते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये पार्टी का कमान दिया, मैं उनको दावत देता हूं। मैं बिहार के रियासती सदर जनाब अख्तर रहमान साहब से गुजारिश करता हूं कि सर अपनी बात रखें। एमआईएम बिहार में एक नए और हौसलामंद लीडर की शमूलियत के मौके से आज की इस महफिल में बमानिंद दूल्हे के जनाब भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब, पार्टी के स्टेट खाजिन जनाब भाई सैयद मदरुल हसन साहब, पार्टी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, पार्टी के जिम्मेदार साथी और डिस्ट्रिक्ट किशनगंज के हमारे प्रेसिडेंट जनाब भाई इसाक साहब, और डगरवा और बायसी से हमारे पुराने कारकुनान भाई जनाब अब्दुल राजिक साहब, भाई नदीम साहब, और आज शामिल होने वाले हमारे सभी नए साथियों और जनाब मौलाना मसूद साहब। मैं सबसे पहले अपनी दिल की गहराइयों से अपने भाई जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब को पार्टी में शमूलियत के मौके से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और आज इस महफिल में आज तमाम तर जियाले साथियों का, चाहे वो डगरवा से आए हों, चाहे वो बायसी से आए हों,
या और दीगर मुख्तलिफ मकामात से सैयद रुकनुद्दीन साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ, मैं आप तमाम तर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाइयों और नौजवानों, इस वक्त MIM ने एक नई सियासत की बुनियाद डाली है। आम रवायती सियासत से अलग हटकर आपने राजद को और कांग्रेस को वोट दिया था हुकूमत बनाने के लिए, आपने वोट दिया उनको गद्दी पर बैठाने के लिए, लेकिन आपके मसले के हल उनसे न हो सके और आपने अपने मसाइल के हल के लिए कभी उन्हें वोट नहीं दिया। आपने चुना उन लोगों को जिनको दिल्ली और पटने में बैठे हुए लोगों ने टिकट दे दिया। आपके दर्द की आवाज़ जो उठा रहा था उसको आपको चुनने का मौका नहीं मिला, और यही वजह है कि MIM एक बदल लेकर आपके सामने में ये पार्टी आई है कि अब तुम्हारे तकदीर का फैसला दिल्ली और पटने में बैठा हुआ कोई बेईमान नहीं करेगा, बल्कि सीमांचल के साथ हो रही जुल्म और नाइंसाफी की आवाज़ सीमांचल करेगी। और वोट हमारा है तो बात हमारी चलेगी, टैक्स हमारा है तो पुल पुलिया सड़कों के बनाने का फैसला हम यहाँ पर बैठकर करेंगे, किसी के बाप की गुलामी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अब तक दूसरी पार्टियों को जो आपने वोट दिया तो वो नेता चुन कर गया, वो आपका नहीं उनका गुलाम बन गया जिसने उसे टिकट दिया था। और MIM ये ऐलान करती है कि हम उन गुलामों को चुनने वाले नहीं हैं, बल्कि कौम का जो खादिम होगा हम उसको चुनेंगे। MIM खादिमों को वोट दिया करती है और दूसरी पार्टियां गुलामों को टिकट दिया करती है। आपको ये जान लेना है कि हम कुर्सी इख्तियार के लड़ने नहीं आए। MIM का शुरू दिन से ये कहना है कि हम वजारत तश्कील करने नहीं आए, न वजीर आला न वजारत उज़्मा की कुर्सी के हम तलबगार हैं। इस मुल्क में कमज़ोर तबकात, दलितों, वंचितों और अक़लियतों का इसी में खैर है कि उस मुल्क में इंसाफ का राज हो। हम इंसाफ की तलब के लिए आए हैं, हम किसी पार्टी से खैरात मांगने नहीं आए हैं, हम अपना हिस्सा तलब करने के लिए आए हैं। हम अपने हिस्से से ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बल्कि हम अपने हिस्से से कम लेना चाहते हैं, लेकिन हम हिस्सा लेना चाहते हैं, खैरात का टुकड़ा किसी से नहीं लेना चाहते। इसलिए मेरे भाइयों, मांगने से भीख मिलती है और लड़ने से हक मिलता है। 5 साल तक जो MIM ने लड़ाई लड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अब सीमांचल की जनता ने भी MIM को हक देना शुरू कर दिया है, और आपने ये हक दे दिया हमें, हमारे हाथों पे हाथ रख दिया। तो जिन जालिमों ने बरसों से हमारा इस्तेहसाल किया है, उनको भी हमारा हक देने पर मजबूर होना पड़ेगा। फैसला आपको मेरे भाइयों। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज का दिन हमारे लिए एक नया दिन है, लेकिन नया दिन कभी कभी अंदेशों का शिकार भी हुआ करता है। हमारे बीच में पिछले दिनों से भी काम करते हुए रफ्ता रहे हैं। मेरी आंखें तलाश रही हैं आज जनाब भाई गुलाम सरवर साहब को, जो पुराने नुमाइंदा वहाँ के रहे हमारे। मेरी आंखें तलाश रही हैं भाई शहनवाज साहब को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। हर चंद के मैंने भाई रुकनुद्दीन साहब से भी गुजारिश की थी, पार्टी की तरफ से भी खबर दी थी, नहीं आ सके हैं। शायद उन लोगों को ये मलाल होगा कि भाई रुकनुद्दीन साहब की जो आज ये कारवां जा रहा है, ये शायद टिकट लेने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं पार्टी के वसूल से वाकिफ उनको भी करा चुका हूँ, आप सबों को भी करा रहा हूँ कि पार्टी शमूलियत लेती है, टिकट का फैसला आप लोगों को करना है। और पार्टी उसके लिए दयानतदाराना तौर पर टगरवा और बायसी में सर्वे कराने का काम करेगी, और सर्वे कराने में जो चीज़ें अव्वल छन कर आएंगी, जो हमारी MIM की जो टीम आएगी हैदराबाद से, वो टीम सर्वे करके अपने टिकट का फैसला करेगी। मेरे भाइयों, हम और आप जानते हैं कि एक चीज़ भीड़ होती है, एक जमात होती है। भीड़ में ताकत नहीं होती है, जमात में ताकत होती है। 10,000 ईंट की ढेर हो, उसमें कोई ताकत नहीं है। अगर 500 ईंट की एक दीवार हो तो उसको तोड़ने में मुश्किल होता है। तो हम भीड़ पर भरोसा नहीं करते, हम जमात पर भरोसा करते हैं। आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि वक्ती और जज्बाती नारों में मत बह जाइए, बल्कि आपके नस्लों का नुकसान हुआ है। आज दाढ़ी रखकर जाना आपके लिए मुश्किल है, आपके बेटों को टोपी पहनकर जाना मुश्किल है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के फसाद रचाने वालों ने इक़्तिदार हासिल कर लिया है, और सीमांचल उसका निशाना बना हुआ है। सीमांचल के नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, सीमांचल की ज़मीन को निशाना बनाया जा रहा है। आपको तालीमी एतबार से इतना अनपढ़ रखा गया, माली एतबार से इतना गरीब रखा गया, सैलाब की तबाही से आपको इतना दो चार कर दिया गया कि आपका बेटा अफसर बनकर नहीं जा रहा है, अपनी खेती को छोड़कर, अपनी बीमार माँ को छोड़कर दिल्ली में पोछा मारने के लिए मजदूर बनकर जा रहा है। जिन जालिमों ने हमारी अच्छी खासी हालत को बिगाड़ कर हमें मजदूर बनने पर मजबूर किया है, उन बेईमानों से भी हिसाब लेने का वक्त आ गया है, और ये हिसाब मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कोरोना के इस कहर में हमारे लोग किस किस तरह से पैदल पैदल चलकर आए, और अभी कोरोना बाकी है शहर में, लेकिन रोजगार के मौके नहीं है। यही नीतीश कुमार ने कहा था
कि हम कोरोना से लौटे हुए लोगों को रोजगार देंगे, हम मनरेगा का काम देंगे। मुंगेरी लाल का सपना इसने दिखाया था। ये बताइए सावन और भादों में मिट्टी काटने का काम कहाँ होता है? इसने अल्फाज से ठगने का काम किया और नतीजा ये है कि वो नौजवान जो हमारा बेरोजगार है, माँ बीमार है, जान रहा है कि पंजाब और दिल्ली में अभी भी कोरोना का मामला कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन हर दिन बसों में लद कर हजारों की तादाद में हमारा मजदूर जा रहा है। यानी बीमारी के बावजूद भी अपने घरों में नहीं रह पाता और जहाँ बीमार है वहाँ रोटी के लिए दौड़ पड़ता है। मेरे भाइयों, कैसे हालात बन रहे हैं। डॉक्टर को फीस मिलती है, वकील को फीस मिलती है, वो अपने ऑफिसों में नहीं आता है। बड़े सेठ लोग आज सफर नहीं करते, अपने बाग बगीचे में भी टहलने के लिए नहीं निकलते हैं, लेकिन सीमांचल में मजदूरी को ये मजबूरी है कि अपने 2 वक्त की रोटी के लिए इस कहर के वक्त में भी छोड़कर घर से निकलना पड़ रहा है। मेरे अजीजों और नौजवानों, हम वही लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। यकीन जानो, कौन है जी? कौन है बोल रहा जी? यकीन जानो मेरे बुजुर्गों कि अगर ये मसाइल आपको हल करने हैं तो आपको जमायत का सबूत देना पड़ेगा। हमारे उलमा यहाँ पर हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा की एक बड़ी तादाद है। हम उनका बड़ा अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हुए गुजारिश करना चाहते हैं कि आपने अपने जमातों में जो इत्तिहाद दिया है, अगर जनाजे की महफिल हो या ईदगाह हो, अगर 50 आलिम दीन वहाँ पर है, हर आदमी अपने आप में बसालाहियत है, लेकिन कोई एक इमाम बनता है, एक इमाम बन जाता है, नमाज सबकी हो जाती है। लेकिन अगर हर इमाम ये कहे, हर आलिम ये कहे कि हम ही इमाम बनेंगे, तो ईदगाह में नमाज नहीं होगी, बल्कि ईदगाह करबला का मैदान हो जाएगा। इसलिए हमारे दरमियान में एमएलए एमपी बनने की सलाहियत बहुत लोगों के दरमियान में है, लेकिन पार्टी किसी एक के हक में फैसला करेगी और एमआईएम का आदमी वही होगा जो पार्टी के फैसले को तस्लीम करेगा, जो पार्टी के फैसले का इनकार करेगा। सिर्फ एमआईएम के अहद पैमान को नहीं तोड़ेगा, बल्कि सीमांचल की तकदीर के साथ खिलवाड़ करने वाला होगा। और ऐसे लोगों को कभी जनता भी माफ नहीं करेगी, ये पार्टी भी कभी उसे माफ नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बड़े जोश और जज्बे के साथ, आज हम भाई रुकनुद्दीन साहब से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आपका माजी का एक बड़ा कारनामा रहा है, आपके खानदान के समाजी खिदमत रहे हैं, आप अपने नाम से ज्यादा अपने अब्बा जान के नाम से जाने जाते हैं। हम चाहेंगे कि उस बुजुर्ग की अमानत जो आपके सीने में है उसको लेकर निकलिए, गली गली बस्ती बस्ती निकलिए, लोगों को एमआईएम से जोड़िए, इख्तलाफात को मिटाइए, जो रूठे हुए हैं उसे मनाइए। सिकंदर से किसी ने कहा था कि सिकंदर तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तो सिकंदर ने यह कहा था कि मैंने अपने दोस्तों को दोस्त बनाने की कोशिश रखने की कोशिश की और अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की कोशिश की। हमारी पार्टी भी ये चाहती है कि हमारे जो दोस्त और रफ़्का हैं वो उसूलों की बुनियाद पर काम करें। मस्जिद में अगर हमने ईंट लगाई है, मस्जिद के फर्श को हमने ढाला है, छत पर हमने मेहनत की है, लेकिन अगर इमामत का वक्त आए तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ही इमाम होंगे। इमामत अहलियत की बुनियाद पर तय होगी, दीवारों को चुनने की बुनियाद पर तय नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि हम उन लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिन लोगों ने कल हमारा साथ दिया है। पार्टी उन लोगों को बड़ी कदर मंजिलत की नजर से देखती है जिन्होंने कल जहां कोई नाम लेवा नहीं था वहां उसने नाम लिया, जहां कोई हमारा झंडा पकड़ने वाला नहीं था झंडा संभालने का काम किया है। पार्टी ऐसे लोगों को कतई फरामोश नहीं करती। अगर अहलियत उनमें होगी तो वो हमारा लीडर होगा, किसी और के दरमियान में अहलियत होगी तो वो हमारा लीडर होगा। वो लीडर क्या होगा, वो एमआईएम का फैसला होगा। एमआईएम आई है, हमने भीड़ तंत्र में अपने सब कुछ को खो दिया है, हमने इनकलाब के नारे लगा दिए, हम इलेक्शन में बहुत भीड़ दिखाते हैं, हम जलसे में बहुत भीड़ दिखाते हैं, लेकिन मस्जिदें हमारी खाली रह जाती हैं। हम इलेक्शन में बहुत भीड़ दिखा रहे हैं, लेकिन कोई माकूल का नेता चुन नहीं पाते हैं। इसलिए आइए संजीदगी के साथ इस मर्तबे दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिए कि हमको आपकी बार सीमांचल से एमआईएम को जिताना है। एमआईएम को जिताना आप पर वाजिब है, इसलिए कि बिहार के दूसरे खित्ते में जहाँ मजलूम लोग हैं, जहाँ जैनुल आबिदीन की दाढ़ी नोची जाती है, छपड़ा में जहाँ जैनुल आबिदीन को बेटी कहा जाता, मार डाला जाता है, छपड़ा में उसकी कोई आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन मेरे भाइयों, छपड़ा की मासूम अवाम किशनगंज की तरफ, सीमांचल की तरफ नजरें उठाकर देखती है कि मेरा नुमाइंदा तो मेरी बात नहीं उठाया, लेकिन सीमांचल से कोई न कोई हमारी आवाज जरूर उठाएगा। लेकिन अफसोस कि सीमांचल के जो लोग जीत कर जाते हैं, पार्टी के टिकट के गुलाम इस कदर हो जाते हैं कि पार्टी का तलवा चाटने लगते हैं। अपने भाई के सीने पर गोली भी चलती है तो आंसू बहाने की उसमें ताकत नहीं होती। मेरे अजीजों, आपने देखा कि बीजेपी ये कौन पार्टी है? बीजेपी वही पार्टी है जिसने फिरका परस्ती को हवा दिया। बीजेपी वही पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए नफरत की रट चलाई। बीजेपी का नाम लब पर आता है तो हमें गुजरात में माओ बहनों की चीख सुनाई देती है। लेकिन मेरे भाइयों, इस कांग्रेस ने भी क्या किया है? इस कांग्रेस का भी तमाशा आपने देखा होगा कि अभी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से बाबरी मस्जिद में मूर्ति बैठाई गई कांग्रेस के जमाने में, ताला लगाना, ताला तोड़ना, भूमि पूजन करना, हत्ता के
बीजेपी के नफरत अंगेज नारों के दरमियान में जब मस्जिद के मिंबर और मेहराब भी तोड़े गए तो दिल्ली की सल्तनत पर कांग्रेस का आदमी बैठा हुआ था। कांग्रेस के लोग कहते थे कि हमने नहीं तोड़वाया, ये नकाब होती थी वक्फे से, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कांग्रेस आधी नंगी हो गई थी। फैसले पर जितनी खुशियां बीजेपी के लोग मना रहे थे उतनी ही खुशियां कांग्रेस के लोग भी मना रहे थे और मुस्लिम अक़लियत आंसू बहा रही थी। कांग्रेस आंसू बहाने के लिए उनका हाथ नहीं आ सका मेरे चेहरे पर और खुशी मनाने के लिए तालियां पीटने लगे बीजेपी के साथ। और जब 5 अगस्त को राम मंदिर की बुनियाद रखी गई तो जितना नाच रही थी खुशी से बीजेपी, उससे ज्यादा नाच कांग्रेस के लोग नाच रहे थे, जिसका तमाशा आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया बाबरी मस्जिद के खिलाफ तो सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस खुद चाहती है कि वह भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। कांग्रेस की शहजादी चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस का शहजादा राहुल गांधी हो, सब ने कहा कि मेरे बाप के सपनों के साकार का वक्त आ गया है और राम राज की स्थापना करना हमारी भी कामना रह गई है। यानी बीजेपी के लोग जितना कुछ कहते थे, दिग्विजय सिंह ने कहा कि साहब वहां पर भूमि पूजन की क्या जरूरत थी, ये तो हमारे जमाने में हो चुका था। बीजेपी के लोग ईंट और पत्थर से राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि कांग्रेस का लीडर, कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर रहा, वो वहां से चांदी की ईंट से राम मंदिर को बनाने की दीवार खड़ी कर रहा है, यानी बराबर का हिस्सा लेने के लिए। आपने जिनका साथ दिया सबने आपको ठगने का काम किया है। हम वजारत की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं। बैरिस्टर सुदीन साहब का यही नारा है कि हमें आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी न दो, हमारा बेटा अगर चपरासी के लायक है तो चपरासी की जगह जरूर दो, इसलिए कि उसके परिवार का मसला है। दलालों की राजनीति से बाज आइए, अपनी कोताहियों को दूर कीजिए, जोश और नारे में मत आइए। जो दरख्त फलदार होता है वो दरख्त झुक जाया करता है। आप अगर लीडर हैं, बड़े लीडर के साथ हैं, तो आप लौट कर जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे पुराने लोगों को कोई टीज न करें, पुराने लोगों को करीब करने का काम करें। क्योंकि जब ये 15 दिन का इलेक्शन नहीं है, 5 साल का मामला है। आप देख लीजिए कि एक शख्स आपका MLA बनता है हमोर का, जो बेचारा कभी असेंबली में बोल नहीं पाता, मस्ती में गुम रहता है। एक MLA आप क्या है जिस बेचारे को ऑक्सीजन की सिलेंडर तो कोविड में लोगों को लगी है, वो बेचारा पिछले 5 सालों से ऑक्सीजन पर रह रहा है। जो बेचारा खुद ऑक्सीजन पे रह रहा होगा वो कौन को कहाँ लड़ाई लड़ सकता है। दूसरी तरफ जदयू के जो लोग हैं उनको ठेकेदारी और दलाली से फुर्सत नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में सीमांचल की एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप और हम उठें और सीमांचल के दर्द की दवा तलाश करने का काम करें। भाई रुकनुद्दीन साहब ने जमात को एक बड़ी ताकत पहुंचाई है। हम उम्मीद करते हैं कि नए पुराने सब साथी मिलकर हम अपनी जमात बनाएंगे और हमारा जमात का जो अमीर होगा वही सीमांचल का अमीर होगा।